गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के जी के कुछ कार्यक्रम में। मैं आपके सामने राम तिवारी और आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक स्पेशल क्वेश्चन की एक और PYQ बेस्ड MCQ सीरीज़, जिसमें से देखिए कि आप डेली हम लोग ना पढ़ते थे, जिसमें 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करते थे हम लोग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जो बेस्ड थे, आधारित थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि आज आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे 11 क्वेश्चन है। प्यारे अभ्यर्थियों, इसमें हमने क्या किया ना कि इसमें हमने देखिए यूपी स्पेशल के 2 क्वेश्चंस को मेंशन किया है। आज की इस क्लास में मैं आप सबको अनाउंस करके बता रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे कि डेली 11-12 क्वेश्चन लेके आएंगे। देखिए आज 11 क्वेश्चन हुए ना, देखिए थोड़ी सी जगह छूटी यहाँ पे। कल हम लोग क्या करेंगे, डेली 12 क्वेश्चन लेके आया करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, जिसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपके होंगे स्टैटिक जीके के। क्लियर है? स्टैटिक जीके के 2 क्वेश्चन, वो किसी भी पोर्शन से हो सकते हैं, ठीक है। वो वाद्य के अंदर, संगीत से, कला से, किसी भी क्षेत्र से, पुरस्कार से, किसी से हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन होंगे आपके यूपी स्पेशल से प्यारे अभ्यर्थियों, आपके पेट परीक्षा और आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस पुनर्परीक्षा। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने आज से प्रारंभ किया है आप सभी लोगों के लिए 2 स्पेशल क्वेश्चंस, जो कि आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज से रिलेटेड है। वो चाहे आपके जनसंख्या से हो या विविध स्थानों से हो या फिर प्रमुख एवं जो है तो महत्वपूर्ण मेले, महोत्सव, परिसर, जनसंख्या या आदिवासी या जनजाति, इस किसी भी पोर्शन से हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो प्यारे अभ्यर्थियों, बिना किसी देरी और बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। उससे पहले यदि आपके पास इस क्लास को और अच्छा करने का यदि सुझाव है तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वैसे बाकी अगर देखा जाए तो यूपी स्पेशल के 2 क्वेश्चन मेंशन करने की जो हमारी जो रणनीति वो कैसी है, बताइएगा जरूर। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। देखिए एसएससी स्टेनो 2021 में इसको पूछा गया था। ऑप्शन है आपके सामने नैतिक पतन हेतु, या फिर आपके आपराधिक कृत्य हेतु, या फिर संविधान का उल्लंघन करने पर, या फिर आपके मानसिक अस्थिरता हेतु। किस कारण से हम क्या कर सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटा सकते हैं। और प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर होगा आपका, सही आंसर होगा संविधान का उल्लंघन करने पर। प्यारे अभ्यर्थियों, संविधान का उल्लंघन करने पर हम राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके उसको हटा सकते हैं। और प्यारे अभ्यर्थियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में निहित है। संविधान का उल्लंघन करने पर संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला सकती है। और रही बात करें महाभियोग की, तो संविधान के अंतर्गत प्यारे अभ्यर्थियों महाभियोग प्रक्रिया को हमने अमेरिकी संविधान से अपनाया था। क्लियर हुआ? दूसरा प्रश्न सुनिए। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया था इसको। और 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपके ए ऑप्शन ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। प्यारे अभ्यर्थियों, सत्यशोधक समाज के संस्थापक की अगर बात करें तो आपके देखिए जो महापुरुष हुए ज्योतिबा फुले, इसकी स्थापना इन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में की थी। बात करें इस सत्यशोधक समाज के उद्देश्य की, तो प्यारे अभ्यर्थियों निम्न जातियों के कल्याण हेतु उनके बढ़ावों के लिए, साथ ही साथ जाति प्रथा, छुआछूत जैसी भावनाओं को समाप्त करने के लिए सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले ने इस संस्था की स्थापना की। 1873 में की। कहाँ की? महाराष्ट्र में की। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें ज्योतिबा फुले की प्रमुख पुस्तक की, तो उनकी प्रमुख पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ठीक है प्यारे अभ्यर्थियों, एक यहाँ पे जुड़ा हुआ फैक्ट हम आपको और बताने जा रहे हैं कि भारत की एक जो प्रथम महिला शिक्षिका थी, चूंकि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि भारत में प्रथम, तो इस तरीके से पूछा जाए कि भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी, तो वो थी आपकी सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले प्यारे अभ्यर्थियों आपके ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न सुनिए। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में है।
एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है आपका घुम रेलवे स्टेशन। घुम रेलवे स्टेशन, हमेशा याद रखिएगा इस नाम को, घुम रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, यानी पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही होगा। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें इसके ऊंचाई की तो 2258 मीटर ऊंचा, 2258 मीटर ऊंचा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है चौथा कि भारत की योजना आयोग को किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? यह पूछा गया आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 में। 2016, 18, 17, 15 भारत की योजना आयोग को, है ना, किस वर्ष में नीति आयोग के तहत प्रस्तावित किया गया? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका 2015। 2015 आपका सही उत्तर होगा, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा प्यारे अभ्यर्थियों। 2015, 2014 में आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया कि योजना आयोग को भंग करके और 2015 में इसके स्थान पर एक नीति आयोग प्रारंभ किया गया। नीति की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो नीति आयोग के फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो NITI, यानी ये बन गया नीति, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति उन्होंने बना दिया। नीति आयोग की बात करें अध्यक्ष की तो प्यारे अभ्यर्थियों नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री महोदय। और प्यारे अभ्यर्थियों वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है ये आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स पे। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न देखिए कितना सिंपल है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होने वाला संक्रमण है? जो चिकनगुनिया होता है ना, किस मच्छर के काटने से होता है? क्यूलेक्स, एनाफिलीज, मेनोसोनिया या फिर एडीज? प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है आपका क्या? एडीज। एडीज मच्छर के काटने से प्यारे अभ्यर्थियों चिकनगुनिया जैसा रोग होता है, यानी कि जो एडीज मच्छर है ना, ये एडीज मच्छर इस चिकनगुनिया नामक रोग का प्रमुख वायरस है। ठीक है, मुख्य कारक है। और ये जो मुख्य कारक है ना, इसके वायरस से होता है, एडीज मच्छर के वायरस से होता है आपका चिकनगुनिया। डेंगू के मरीज की प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो डेंगू का जो मरीज होता है ना, वो भी एडीज मच्छर के से ही होता है। और कुछ प्रमुख अगर जैसे वायरस जनित रोगों की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पे, तो जो प्रमुख वायरस जनित रोग हैं जैसे आपके एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, साथ ही साथ आपका मीजल्स हो गया, ये आपके प्रमुख वायरस जनित रोग हैं। बहुत सारे अन्य भी हैं प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें मलेरिया की तो मलेरिया जो है ना, तो मलेरिया जो है तो एक विशेष प्रकार से ना प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ये वायरस से नहीं होती, ये फंगल से नहीं होती, ये प्रोटोजोआ से होती है प्यारे अभ्यर्थियों। ठीक है, और प्रोटोजोआ से कैसे? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से आपकी जो है तो मलेरिया की बीमारी होती है। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलिए। और अगला प्रश्न है कि असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? ये देखिए NTPC 2021 में पूछा गया। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? मराड़, हुग्रीजान, डिगबोई, नाहरकटिया या फिर रुद्रसागर? प्यारे अभ्यर्थियों और सही उत्तर है क्या आपका? सही उत्तर होगा डिगबोई। डिगबोई यानी बी ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही है। बात करें डिगबोई की तो प्यारे अभ्यर्थियों सुनिए, डिगबोई जो शहर है तो डिगबोई शहर असम राज्य की जो है तो तेल नगरी कहलाता है। यानी असम राज्य में कहें कि असम राज्य में तेल नगरी कौन है तो आपका डिगबोई क्षेत्र है। ठीक है, डिगबोई जो नगर है डिगबोई क्षेत्र कहते हैं उसे। ये असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्व हिस्से में स्थित है आपका डिगबोई शहर। बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों तो भारत में सर्वप्रथम जो तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। 1867 में खोदा गया था और 1889 में खोदा गया था प्यारे अभ्यर्थियों डिगबोई में। यानी 1867 में खोदा गया था असम के माकूम क्षेत्र में, और डिगबोई में पहला जो है तेल का कुआं जो खोदा गया वो खोदा गया 1889 में। तो प्यारे अभ्यर्थियों असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? ठीक है, तो डिगबोई में, माकूम में खोदा गया था। माकूम तो है नहीं आंसर में, ऑप्शन में है ही नहीं। तो डिगबोई की बात करें तो डिगबोई में खोदा गया प्यारे अभ्यर्थियों 1889 में। क्लियर हुआ? चलिए, और प्यारे अभ्यर्थियों आपके सामने जो 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है प्यारे अभ्यर्थियों यूपी PCS में 2002 में पूछा गया। ये आपका यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी कौन है? मतलब जनजाति पूछी जा रही है यहाँ पे। भील हैं, कोल हैं, खरिया है या खरवार है? बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के जो मुख्य निवासी हैं वो कौन है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा आपका खरवार। खरवार प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा, यानी खरवार को ही हम सही करेंगे। बात करें खरवार की तो देखिए इसके अतिरिक्त ये जो जनजाति है ना, तो खरवार जो जनजाति है ये आपके बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए देवरिया है, बलिया है, आपका गाजीपुर है, सोनभद्र है, इन जगहों पर भी आपकी खरवार जनजाति पाई जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें जैसे भील है,
भीलों की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो भील आपके जो भील जनजाति है ये आपके मुख्य तरीके से मध्य प्रदेश क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। कोलों की अगर बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों, तो जो कोल है ना, तो कोल आपके पाए जाते हैं आधिकारिक रूप से करछना क्षेत्र में। करछना क्षेत्र कहाँ है? तो करछना क्षेत्र प्यारे अभ्यर्थियों नैनी के निकट है, आपके इलाहाबाद के पास। और साथ ही साथ प्यारे अभ्यर्थियों ये कोलों की जो जाति है ये आपके शंकरगढ़ में पाई जाती है। शंकरगढ़ भी आपका नैनी के पास है, यानी इलाहाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों खरिया जनजाति की, तो जो खरिया जनजाति है ये आपके मुख्य तरीके से झारखंड और उड़ीसा में निवास करने वाली जनजाति है। क्लियर हुआ? तो बांदा के पाटा क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? खरवार जनजाति पाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी यूपी स्पेशल है और ये पीसीएस की परीक्षा 2007 में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में प्रारंभ हुआ वे कौन है? उस्ताद रशीद अहमद, निसार हुसैन खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां या फिर पंडित रविशंकर। प्यारे अभ्यर्थियों है ना, आप सभी लोग इसका आंसर करिएगा और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। यानी उत्तर प्रदेश शासन में संगीत रत्न पुरस्कार जिनकी स्मृति में मतलब प्रारंभ किया गया वे कौन है? तो प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका क्या? बिस्मिल्लाह खां। और बिस्मिल्लाह खां की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के तहत उन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश का संगीत रत्न पुरस्कार भी उन्होंने बिस्मिल्लाह खां, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नेतृत्व में किया, उनकी स्मृति में प्रारंभ किया। क्लियर हुआ? प्यारे अभ्यर्थियों 21 मार्च 1916 को डुमरांव क्षेत्र यानी कि जो बिहार में पड़ता है, तो डुमरांव जो गाँव है इनका, यहाँ पे शहनाई वादक परिवार में जन्मे आपके बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी दिया गया था। शहनाई के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका है, जो अग्रणी योगदान है, वो हमेशा के लिए एक संजोने योग्य है। उनके इस कला को हमेशा जो है याद रखा जाएगा। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है आपका 9वां क्वेश्चन यानी कि करंट अफेयर का। हाल ही में ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन देखिएगा, दीपा कर्माकर, कल्पना देवनाथ, सृष्टि खंडागले या फिर रुचा दिवेकर। रुचा दिवेकर प्यारे अभ्यर्थियों, और यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका सृष्टि खंडागले। सी ऑप्शन आपका प्यारे अभ्यर्थियों बिल्कुल सही होगा, सृष्टि खंडागले। और सृष्टि खंडागले की बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों सृष्टि खंडागले ने हाल ही में ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता प्यारे अभ्यर्थियों। और ऐसा मतलब कि रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला के रूप में इन्होंने क्या किया? एक इतिहास रच दिया। क्लियर है? हांगकांग में जो महिला व्यक्तिगत आयु वर्ग में जो हांगकांग में जो महिला व्यक्तिगत आयु वर्ग में जो इन्होंने रजत पदक जीता, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवमयी बात है। क्लियर हुआ? यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो इस चैंपियनशिप में बहुत सारे खिलाड़ियों और बहुत सारे देशों के जो है तो प्रतिस्पर्धियों ने क्या किया था? भाग लिया था। लेकिन क्या हुआ कि भारत से आपकी सृष्टि खंडागले ने अभी हाल ही में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर का कि हाल ही में खबरों में नजर आई मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हुई है? प्यारे अभ्यर्थियों टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर शतरंज। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर है आपका टेबल टेनिस। क्या है सही उत्तर आपका? टेबल टेनिस, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है प्यारे अभ्यर्थियों। तो देखिए भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी जो हैं मनिका बत्रा ने क्या किया है कि देखिए महिला एकल रैकेट की दुनिया में शीर्ष स्थान प्राप्त करते हुए टॉप 25 को क्रॉस करते हुए अपनी रैंकिंग 24 में स्थापित की है। ठीक है, जो भारत की जो शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी है आपकी मनिका बत्रा, तो मनिका बत्रा किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। हाल ही में इन्होंने क्या देखा? हाल ही में देखा गया है कि मनिका बत्रा ने जो टॉप 25 जो शीर्ष जो टेबल टेनिस के स्टार महिला खिलाड़ी हैं उनमें टॉप 25 में शामिल हुई हैं और इन्होंने क्या किया है? अपनी 24वीं रैंक क्या की है? 24वीं रैंक मतलब कि अपनी 24वें रैंक में जगह बनाई है। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? 2008 में कॉमनवेल्थ में इन्होंने यानी मनिका बत्रा ने क्या किया था? गोल्ड मेडल जीता था। 2018 में कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ इस कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों? और चलते हैं आज के कुछ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? रवांडा, सोमालिया, केन्या या फिर युगांडा। प्यारे अभ्यर्थियों हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की है? रवांडा, सोमालिया, केन्या, युगांडा। और प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका केन्या।
केन्या प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही उत्तर होगा, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है प्यारे अभ्यर्थियों। स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा। और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें इस केन्या की, तो देखिए भारत ने क्या किया है कि भारत ने केन्या को घातक बाढ़ के परिणामों को कम करने के लिए, केन्या में हाल ही में प्यारे अभ्यर्थियों जो बाढ़ आ गई, केन्या के जो केन्या वासी जो बाढ़ से परेशान थे, तो भारत ने केन्या को घातक बाढ़ के परिणामों से कम करने के लिए $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। प्यारे अभ्यर्थियों इस बाढ़ में, इस आपदा में आपके 267 लोगों की जानें चली गईं और प्यारे अभ्यर्थियों आपके 3,80,000 केन्याई निवासी क्या हो गए, बहुत विशेष तरीके से विस्थापित हो गए, मतलब इधर उधर चले गए। प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय वायुसेना ने भी क्या किया, यहाँ पे मदद किया। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो स्वास्थ्य आवश्यकताएं हैं, इन स्वास्थ्य आवश्यकताओं को हमारी भारतीय वायुसेना द्वारा क्या किया जा रहा है, इन स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। प्यारे अभ्यर्थियों इसलिए केन्या को अभी हाल ही में अपने देश भारत ने $1 मिलियन देने की, मानवीय सहायता देने की घोषणा की है। प्यारे अभ्यर्थियों ये था आज का कुछ कार्यक्रम। अगर आज के कुछ कार्यक्रम को लेकर के अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो सीधे कमेंट करें इसी क्लास में, और आपके कमेंट में आपके डाउट का जो मतलब कि आपका जो डाउट होगा कमेंट के माध्यम से, उसका सॉल्यूशन मैं अपनी अगली वाली क्लास में या फिर इसी कमेंट के माध्यम से मैं करूँगा। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थी? चलिए तो फिर चलते हैं, ठीक है, और मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी समय। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।